लेखकों, समाज सेवियों को सच बोलने पर नहीं डराया धमकाया जाता है? क्या सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन करने वालों को आतंकवाद का नाम देकर नहीं पुकारा जाता है? आप ही बताइए मुझे महोदय कि समानता के नाम पर, जातिवाद, धर्म के नाम पर हमारे देश में हिंसा प्रदर्शन नहीं हो रहा है। बिल्ली के रास्ता काट जाने पर रुक जाएगा तो ये संविधान मजबूत हो पाएगा? जब महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो हर 16 मिनट में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार एक बलात्कार होता है महोदय। लिए आवश्यकता है युवा नेता की, युवा नेतृत्व की, युवा विचारों की, और इन सब में आवश्यकता है युवाओं को संविधान और लोकतंत्र के प्रति जागरूक बनाने की। राजनीति पर केवल पुरुषों का एकाधिकार नहीं, मीराबाई जैसी आध्यात्म, अहिल्याबाई जैसी साहसी और इंदिरा गांधी जैसी राजनेत्री आज भी प्रकट हो सकती है। हमारे ही देश के अंदर भुखमरी चरम सीमा पर है। एक और हमारी महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं, दूसरी ओर हमारी महिलाएं अपने ही घर में असुरक्षित हैं। एक और हम 2047 तक भारत को विश्व शक्ति बनाने का संकल्प देख रहे हैं, दूसरी ओर हमारे देश में आज भी दलित न्याय के लिए तड़प रहे हैं। We must take the 11 sankalps of our Samvidhan Divas not just as a promise but as a pledge. A pledge to make our constitution not just a legal guide but a living reality. A pledge to fight injustice not just in the courtrooms. ही निश्चित रूप से ही इनमें हमारे अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की सुनिश्चितता भी निश्चित की गई है। Because we are always talking about our rights, why we are not talking about our duties? क्या आप सभी लोगों को नहीं लगता है कि जितने स्तर पर हमारे अधिकारों की बात करते हैं, अगर उतने ही स्तर पर हमारे कर्तव्यों का निर्वहन करें तो अवश्य ही सुनिश्चित रूप से सभी के अधिकार सुनिश्चित किए जा सकते हैं। कहा जाता है युवा शक्ति है, युवा सशक्त है, युवा आधार है, युवा विचार है, युवा नायक है। तो जो युवा नायक है वो विधायक क्यों नहीं है? संविधान को मजबूत बनाने के लिए आवश्यकता है युवा नेता की, युवा नेतृत्व की, युवा विचारों की, और इन सब में आवश्यकता है युवाओं को संविधान और लोकतंत्र के प्रति जागरूक बनाने की। और कहा भी तो गया है युवा शक्ति है, युवा सशक्त है, युवा आधार है, और इसी के साथ कहा भी तो गया है युवा ठाने तो विश्व पटल पर अपना ध्वज लहरा जाए, युवा ठाने तो योग, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान सब में आगे बढ़ जाए, युवा ठाने तो सारी दुनिया भारत सम्मुख झुक जाए, युवा ठाने तो अपना भारत विकसित राष्ट्र बन जाए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारे संविधान के द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का इस प्रकार से उपयोग करें कि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जो कि संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण मानवता को सर्वे आनंद भारती जैसी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के निर्देशानुसार जब तक इस राष्ट्र में एक भी व्यक्ति आधारभूत सुविधाओं से वंचित है उससे उसका आरक्षण ना छीने, परंतु ये आरक्षण जाति धर्म के आधार पर ना हो। कौशल, ज्ञान, साहस, राजनीति पर केवल पुरुषों का एकाधिकार नहीं, मीराबाई जैसी आध्यात्म, अहिल्याबाई जैसी साहसी और इंदिरा गांधी जैसी राजनेत्री आज भी प्रकट हो सकती है। बस देरी है तो महिलाओं को विकास में प्राथमिकता देने की। किसी शरीर को स्वस्थ तभी माना जाता है जब उसका हर एक अंग स्वस्थ हो। भारत के अगर हर राज्य का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास भी स्वतः ही हो जाएगा। हमारे देश को 1947 में आज़ादी मिली और अंग्रेजों की दी हुई समस्या जैसे सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, अशिक्षा, गरीबी से हमें 2047 तक आज़ाद होना होगा, तभी हमारा भारत एक भारत, श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत बन पाएगा। तथा सदियों तक पराधीनता के बाद यदि भारत दुनिया के सामने विश्व की शक्ति के रूप में खड़ा है तो किसी की कृपा से नहीं है, अपने संवैधानिक बल पर है। हमने प्रगति की है, हमने विकास किया है, चाहे प्रथम संविधान संशोधन से अभिव्यक्ति की आजादी देना हो, चाहे धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, अखंडवाद को संविधान की प्रस्तावना में शामिल करना हो, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को आरक्षण देना हो, चाहे 73वें तथा 74वें संशोधन से पंचायती राज को लागू करना हो, चाहे महिला आरक्षण देना हो, नौकरी से लेकर संसद तक। हमने विकास किया है, हमने प्रगति की है, तथा हमारा संविधान इतना लचीला व विनम्र है कि यह हमें प्रतिदिन प्रतिक्षण सुधार का अवसर देता है। तथा जब हमने अपने संविधान में कुछ कमियां देखी तो लोकायुक्त, लोकपाल व आरटीआई जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए व नए मापदंड निर्धारित किए। जब बीते दशकों में आया राम गया राम की राजनीति बढ़ी, जब राजनीतिक नेता केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदले, तब हमने 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून लागू किया, जिससे संसद की कार्यवाही भंग न हो।
सदन बीच के सत्र में भंग ना हो तथा हमारा भारत का संविधान मानवता में विश्वास करता है, यह मानवता के मूल्यों पर आधारित है तथा हमारा संविधान हमें वो सारे मौलिक अधिकार देता है जो एक विकसित राष्ट्र के विकसित नागरिक के पास होना चाहिए। किंतु महोदय, यह युग एआई का डिजिटल युग है, जहां यूरोप ने एआई पर अपने कानून निर्धारित कर लिए हैं, किंतु भारत में 2013 के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अधिनियम के बाद कोई भी आधुनिक डिजिटल कानून नहीं लाया गया। महोदय, यह समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग तथा रोबोटिक्स का है। अब समय आ गया है कि हम भी अपने संविधान में आज के आधुनिक युग के अनुसार बदलाव करें तथा भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए गाइडलाइंस, रूपरेखा तथा आवश्यक नियम को लाया जाए। महोदय, एक और हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, दूसरी ओर हमारे ही देश के अंदर भुखमरी चरम सीमा पर है। एक और हमारी महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं, दूसरी ओर हमारी महिलाएं अपने ही घर में असुरक्षित हैं। एक और हम 2047 तक भारत को विश्व शक्ति बनाने का संकल्प देख रहे हैं, दूसरी ओर हमारे देश में आज भी दलित न्याय के लिए तड़प रहे हैं। महोदय, ये 75 वर्ष की यात्रा हमारे संघर्ष, हमारे संकल्प तथा सुई से लेकर चंद्रयान तक की कहानी को बयां करता है। 5 years has been an evolution. We have not just been given the rights, but also the duties, ladies and gentlemen. The duty to preserve its value, the duty to protect its integrity, the duty to practice what we preach. The real question is, are we truly admiring our constitution? Today, as we stand at this crucial milestone, we must take the 11 sankalps of our Samvidhan Divas, not just as a promise, but as a pledge. A pledge to make our constitution not just a legal guide, but a living reality. A pledge to fight injustice, not just in the courtrooms, but in our daily life. A pledge to ensure gender equality, not just in our policies, but in our households. And these are not just the word, but our responsibility. And let me remind you, ladies and gentlemen, nations rise not just on the strength of their leaders alone, but on the character of its people. And that is what exactly our constitution expects from us. Not to demand change, but become the change. Every citizen, from a farmer to a scientist, from a student to a soldier, must ask, how can I contribute to making our constitution stronger? As we celebrate the 75 years of our constitution, we must ensure when India completes its 100 years of its constitution, it won't just be a celebration of survival, but a celebration of a nation that has fulfilled its promise. So I ask, are we ready to live the constitution, breathe its value, and protect and shape our future? Let's rise. Let's pledge. Let's make it happen. Let's build an India that our constitution expects from us. The constitution has done its duty. Now it's time for us to do ours. जब होगा सबका साथ, हमारा विश्वास, तभी होगा भारत का विकास। थैंक यू। अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। परंतु महोदय, आप ही मुझे बताइए कि स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं हुआ? क्या पत्रकार, लेखकों, समाज सेवियों को सच बोलने पर नहीं डराया धमकाया जाता है? क्या सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन करने वालों को आतंकवाद का नाम देकर नहीं पुकारा जाता है? आप ही बताइए मुझे महोदय कि समानता के नाम पर, जातिवाद, धर्म के नाम पर हमारे देश में हिंसा प्रदर्शन नहीं हो रहा है? क्या अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा और संस्कृति की रक्षा करने के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा है? क्या इस देश की शिक्षा नीति इतनी मजबूत है कि एक गरीब माँ बाप का बच्चा सरकारी कॉलेज, सरकारी महाविद्यालय और सरकारी किताबें पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है? इस देश का बच्चा जब तक महोदय स्कूल में ज्ञानार्जन हेतु नहीं मध्याह्न भोजन के लिए जाएगा, तो क्या ये संविधान मजबूत हो पाएगा? जब इस देश का एक शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काट जाने पर रुक जाएगा, तो ये संविधान मजबूत हो पाएगा? जब महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो हर 16 मिनट में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार एक बलात्कार होता है महोदय। हमारे देश के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज्यादा हो रहा है, फिर भी हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं महोदय। धन्यवाद, आपका समय समाप्त हुआ। धन्यवाद। 32 नंबर। जय भारत।